Hello everyone, this is CS संगीत केडिया from संगीत केडिया एकेडमी। आज का जो लेक्चर है, I am going to discuss in today's lecture the amendments applicable for June 2023 exam. Amendments applicable for June 2023 exam. Now the question is relating to which paper, किन पेपर्स के अमेंडमेंट की हम बात करने जा रहे हैं। यहां पे हम दो पेपर्स के अमेंडमेंट की बात एक साथ करेंगे, दोनों में सेम अमेंडमेंट्स हैं। वन इज सिक्योरिटी लॉज एंड कैपिटल मार्केट पेपर, जो आपका एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में मॉड्यूल 2 में है। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम मॉड्यूल 2। एंड दूसरा आपका पेपर आपका दैट इज कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग इन स्टॉक एक्सचेंजेस, जो कि आपका प्रोफेशनल प्रोग्राम का पेपर है। इन दोनों पेपर से रिलेटेड अमेंडमेंट्स हम एक साथ डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में, क्योंकि दोनों में सेम अमेंडमेंट्स हैं। और किस एग्जाम के लिए? फॉर जून 2023। एंड मैं जो यहां अमेंडमेंट डिस्कस करने जा रहा हूं, वो आपको अमेंडमेंट जो हैं किस पीरियड के, फ्रॉम 1 जुलाई 2022 अप टू 31 दिसंबर 2022। इन 6 महीने के पीरियड में 1 जुलाई 2022 से लेके 31 दिसंबर 2022, इन 6 महीने के पीरियड में जो अमेंडमेंट्स आए हैं, चेंजेस आए हैं relating to cost, security laws and capital market paper of executive program SLCM and corporate funding and listing in stock exchange professional program paper, और दोनों में सेम अमेंडमेंट्स हैं, इसलिए हम एक साथ डिस्कस कर रहे हैं। इन 6 महीने के पीरियड में 1 जुलाई 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2022। इसका मतलब 1 जुलाई 2022 से पहले, मतलब अप टू 30 जून 2022, 30 जून 2022 तक मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं या एक प्रिजम्पशन में ले रहा हूं कि आप ऑलरेडी अपडेटेड हैं। मतलब आपके जो बुक है, लेक्चर्स हैं, आप ऑलरेडी अपडेटेड हैं अप टू 30 जून 2022। अगर आप नहीं अपडेटेड हैं, यू कैन रेफर आवर वेबसाइट ऑफ आवर इंस्टीट्यूट, दैट इज www.sangeetkediaacademy.com, www.sangeet संगीत केडिया KEDIA academy ACADEMY.com, जो यहाँ पे आपको देख रहे हैं लेक्चर में भी आपको नीचे एक मूविंग इंफॉर्मेशन एंड उसमें भी आपको ये आ रहा है। आप इस पर जाइए, वहाँ अमेंडमेंट का सेक्शन है, वहाँ रेफर कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा, आपको सारे अमेंडमेंट अटेम्प्ट वाइज दिखा देगा। तो 30 जून 2022 तक के अमेंडमेंट तो आपको वहाँ ऑलरेडी पड़े हुए हैं। नोट्स भी हैं, लेक्चर भी हैं, फ्री फॉर ऑल नोट्स भी है वहां पे अमेंडमेंट के, और आपको लेक्चर भी है। जैसे फ्री फॉर ऑल कोई भी आपको उसको ले सकता है, लेक्चर को भी डाउनलोड कर सकता है और नोट्स को भी डाउनलोड, फ्री फॉर ऑल, चाहे वो हमसे पढ़ा हो चाहे नहीं पढ़ा, उससे मतलब नहीं है। इससे पहले अगर वहां तक आप अपडेटेड है 30 जून 2022, वेल एंड गुड। नहीं है तो अपने लेक्चर को और नोट्स को, बुक्स को पहले अपडेट कीजिए। उसके लिए यू कैन टेक द हेल्प ऑफ आवर वेबसाइट, एंड वहां पे आपको अमेंडमेंट्स पड़े हुए हैं। उसमें साफ साफ लिखा फॉर दिस एग्जाम, जैसे आपको अमेंडमेंट फॉर दिसंबर 2022, वहां देखोगे 6 महीने का अमेंडमेंट मिलेंगे 1 जनवरी 2022 से लेकर 30 जून 2022, ठीक है, वो आपको ऐसे मिलेंगे, एंड वो आप यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दैट। अब दूसरी बात, 31 दिसंबर 2022 के बाद, मतलब 1 जनवरी 2023 ऑनवर्ड्स, इस डेट के बाद, मतलब इस डेट से पहले की बात तो मैंने बता दी। अब 31 दिसंबर 2022 के बाद जो चेंजेस आ रहे हैं, अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, मतलब 1 जनवरी 2023 ऑनवर्ड्स, वो आपके जून 2023 एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं है। यू नो दैट दिस 6 मंथ्स क्राइटेरिया बाय द ICSI इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। इसलिए आपको जनवरी, फरवरी, इस समय मार्च 2023 में कुछ सुन लेंगे अखबार में या किसी के थ्रू के सब ये चेंज आ गया, वो आप बच्चे पजल हो जाते हैं कि सर संगीत केडिया सर ने तो बताया ही नहीं। बेटा वो आपके जून 2023 एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं है। आपको जून 2023 में 31 दिसंबर 2022 तक जो चेंजेस आएंगे सिर्फ वही एप्लीकेबल है। उसके बाद 1 जनवरी 2023 ऑनवर्ड्स जो भी चेंजेस आ रहे हैं, अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, वो आपके जून 2023 एग्जामिनेशन में एप्लीकेबल नहीं है। इज दैट क्लियर? तो कुछ बेसिक सी बात मैं पहले वो बता दूं आपको। नाउ अच्छा, इन दोनों पेपर्स में कोई मेजर अमेंडमेंट नहीं है, ओनली अ माइनर अमेंडमेंट इज देयर।
और एक्चुअली मैंने क्या किया, उसको चैप्टर वाइज कि भाई इस चैप्टर में ये चेंज हो गया, उस चैप्टर में वो वैसे नहीं किया, क्योंकि चेंजेस जैसे सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन में इश्यू ऑफ कैपिटल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2018 आईसीडीआर रेगुलेशन, एलओडीआर रेगुलेशन लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2015 उसमें है, कुछ आपको ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स रिलेटेड, लेकिन सारे ये अमेंडमेंट इंटर रिलेटेड, एक ही कंसेप्ट से रिलेटेड है। तो मैंने सोचा कि सारे इतने सारे जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, आप सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन चैप्टर पढ़ते हैं, सेबी एलओडीआर रेगुलेशन का चैप्टर पढ़ते हैं, तो उनमें बीच बीच में छेड़ने के बजाय वो एज इट इज जैसे आप पढ़ रहे हैं वैसे पढ़िए। एक मैंने पूरा टॉपिक बना दिया है एंड उस टॉपिक के अंदर उससे रिलेटेड सारे अमेंडमेंट एक जगह डाल दिए और वो है सारा इंटर रिलेटेड, एक ही टॉपिक से रिलेटेड, एंड उसका इंपैक्ट आईसीडीआर रेगुलेशन में है, उसका इंपैक्ट एलओडीआर रेगुलेशन में है, उसका इंपैक्ट आपको सेबी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड रेगुलेशन 2012 उसमें है। तो मतलब बेसिकली वो जितने भी चेंजेस अलग अलग लॉज में है, आईसीडीआर रेगुलेशन में है, एलओडीआर रेगुलेशन में, सेबी एआईएफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड रेगुलेशन में, बट वो सारे चेंजेस एक कॉमन कंसेप्ट से रिलेटेड है एंड जिसका नाम है सोशल स्टॉक एक्सचेंज। क्या नाम है? सोशल स्टॉक एक्सचेंज। तो मैं एक पूरा टॉपिक ही डिस्कस कर देता हूँ एंड को सेपरेटली आपको पढ़ना है एंड मैंने उसमें बता दिया कि कौन सी चीज कहां से आ रही है, आईसीडीआर रेगुलेशन से कहां से आ रहा है, क्या चीजें दे रखी है, एलओडीआर में क्या दे रखी है, ईआईएफ रेगुलेशन में, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड रेगुलेशन में क्या दे रखा है रिलेटिंग टू सोशल स्टॉक। तो वो सब एक ही टॉपिक से रिलेटेड चेंजेस अलग अलग लॉज में आए हैं कि जिससे कि आपको हर लॉ में उसका इंपैक्ट आ जाए। तो मैंने एक पूरा सेपरेट टॉपिक बना दिया है, इसलिए हम अलग अलग चैप्टर को नहीं छेड़ेंगे, सारे चैप्टर जो जैसे आप पढ़ रहे हैं वैसे पढ़िए, ठीक है। अब आपको जो बता रहा हूं एक सेपरेट टॉपिक की तरह इसको पढ़ लेंगे एंड सिर्फ वही एक चेंज है एंड जो इन 6 महीने के पीरियड में एप्लीकेबल फॉर जून 2023 एग्जाम। इज दैट क्लियर? तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज द सोशल स्टॉक एक्सचेंज। देखिए एक नया कंसेप्ट है सोशल स्टॉक एक्सचेंज, इट्स अ न्यू कंसेप्ट। अच्छा, जब नया कंसेप्ट है तो क्या उसको लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने के लिए कोई ना कोई लॉज को चेंज करने पड़ेंगे। तो उस कॉन्टेक्स्ट में सेबी ने इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया। सोचा अब ये क्या चीज हम डिस्कस करेंगे एंड उस कॉन्टेक्स्ट में सेबी ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस को अमेंड किया। यू नो दैट सेबी इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2000, इसको अमेंड किया। उसमें एक नया चैप्टर डाला है, चैप्टर 10A। बिटवीन चैप्टर 10 एंड चैप्टर 11, चैप्टर 10A कंटेनिंग द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द सोशल स्टॉक एक्सचेंज। इसका एक नया कंसेप्ट आ गया सोशल स्टॉक एक्सचेंज का एंड उसको लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने के लिए सेबी हैज अमेंडेड विच लॉ, सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018। और क्या अमेंड किया, उसके अंदर एक नया चैप्टर डाल दिया, चैप्टर 10A विच कंटेन्स द प्रोविजंस रिलेटिंग टू सोशल स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा, सोशल स्टॉक एक्सचेंज का मतलब क्या? सबसे पहले हमने नाम तो ले लिया, हम बोले सोशल स्टॉक एक्सचेंज मीन्स अ सेपरेट सेगमेंट ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज हैविंग नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल। वो कौन से स्टॉक एक्सचेंज है? एनएससी एंड बीएससी। यू नो दैट दीज आर द स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे, जो इसके नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल है, उसका एक सेपरेट सेगमेंट बना दिया। उस सेगमेंट को, जो सेपरेट सेगमेंट, इसका तो कोई अलग से कोई स्टॉक एक्सचेंज सेटअप नहीं हुआ है, रादर एनएससी और बीएससी का एक सेपरेट सेगमेंट बना दिया और उस सेगमेंट को हम क्या बोल रहे हैं? सोशल स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा, ये जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज है ये आपको क्या करेगा? इधर इट विल रजिस्टर, इधर या तो वो रजिस्टर है, किसको रजिस्टर करेगा? इट विल रजिस्टर द, दो सोशल स्टॉक एक्सचेंज इज परमिटेड टू डू द टू थिंग्स। सोशल स्टॉक एक्सचेंज इज अ सेपरेट सेगमेंट ऑफ ए स्टॉक एक्सचेंज। कैसे स्टॉक एक्सचेंज? जिसके नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल एनएससी एंड बीएससी, जिसको किस चीज की परमिशन दी गई है? दो तरह काम की, टू रजिस्टर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आप बोलेंगे साहब ये क्या चीज होती है? अब इसके बारे में हम बात करेंगे, वो कंपनी लॉ वाला मत समझ लेना, ठीक है। यहां पे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन किया हुआ है। एंड दूसरा, विच इज परमिटेड टू रजिस्टर एंड लिस्ट द सिक्योरिटीज issued by the same not for profit organization। मतलब खाली ये कर सकती है
एंड बीच में हम लिख रहे हैं एंड ऑब्लिक और, इसका मतलब क्या है, खाली ये कर सकती है सोशल स्टॉक एक्सचेंज, इट इज ओनली रजिस्टरिंग द नॉट फॉर प्रॉफिट, और या ये खाली कर सकती है टू रजिस्टर एंड लिस्ट द सिक्योरिटी इशूड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है ये बताऊंगा, या दोनों काम एंड लगाएं तो दोनों काम कर सकती है। देखिए मैं वो पढ़ता हूं इसका इंट्रोडक्शन सोशल स्टॉक एक्सचेंज का। सेबी हैज प्रिस्क्राइब्ड द फ्रेमवर्क फॉर सोशल लीगल फ्रेमवर्क फॉर सोशल स्टॉक एक्सचेंज एंड फॉर दैट पर्पस सेबी हैज अमेंडेड इंसर्टेड चैप्टर 10A, chapter 10A under the SEBI issue of capital and disclosure requirements regulation 2018। एंड फिर बोला कि सर सोशल स्टॉक है क्या है, सोशल स्टॉक मींस सेपरेट सेगमेंट ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, कैसे रिकॉग्नाइज्ड व्हिच हैज गॉट नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल, एंड ऐसे सेगमेंट को जिसको हम सोशल स्टॉक एक्सचेंज बोल रहे हैं क्या परमिट है, परमिट टू रजिस्टर व्हाट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑब्लिक और, दोनों में से एक काम कर सकती है, दोनों भी कर सकती है, और लिस्ट द सिक्योरिटी इशूड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब रजिस्टर कर सकती है एंड लिस्ट कर सकती है सिक्योरिटी इशूड बाय नॉट इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजंस ऑफ सेबी आईसीडी रेगुलेशन चैप्टर 10 के प्रोविजन के अकॉर्डिंगली आप रजिस्टर कर सकते हैं और लिस्ट कर सकते हैं सिक्योरिटी इशूड बाय दीज ऑर्गेनाइजेशन, और दोनों काम भी कर सकते हैं, एंड भी लगा हुआ और भी लगा हुआ है। तो अगर जैसे एनएससी बीएससी जो स्टॉक एक्सचेंज हैविंग द नेशन वाइड ट्रेडिंग, उसका एक सेपरेट सेगमेंट बना दिया जाए एंड वो सेपरेट सेगमेंट ये काम कर रहा है, इधर दिस और बोथ, in that case that separate segment of the NSE and BSE will be called as the social stock exchange, will be called as the social stock exchange. Is that clear? Now moving on to the applicability of chapter 10A of SEBI ICDR regulation। जो chapter 10A जो नया ऐड हुआ है उसकी applicability देखिए, applicability of the provisions of chapter 10A of SEBI ICDR regulation 2000 जो उसको नया ऐड हुआ है, ये तीन तरह की सिचुएशन एप्लीकेबल है, मतलब ये इस चैप्टर 10A के प्रोविजन तीन केसेस में एप्लीकेबल होंगे। एक, अगर कोई नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अब इसका मतलब समझेंगे, विच इज सीकिंग टू ओनली को अंडरलाइन कीजिए, ओनली गेट रजिस्टर्ड विद सोशल स्टॉक एक्सचेंज। अगर कोई नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है सिर्फ अपने को रजिस्टर कराना चाहती है, अभी पता था इट इज परमिटेड सोशल स्टॉक एक्सचेंज को परमिशन टू रजिस्टर दिस ऑर्गेनाइजेशन, तो अगर कोई रजिस्टर कराना चाहता है तो इस चैप्टर 10A के प्रोविजन के अकॉर्डिंगली कौन रजिस्टर कराए, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ओनली रजिस्ट्रेशन, तो चैप्टर 10A के प्रोविजन पर अप्लाई होंगे। दूसरा, अगर कोई नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एनपीओ कर देते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो अपने को रजिस्टर भी कराना चाहती है एंड इट ऑल्सो वांट्स टू रेज द फंड बाय इशूइंग द डिफरेंट सिक्योरिटीज थ्रू द सोशल स्टॉक एक्सचेंज, उस केस में भी प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 10A अप्लाई होंगे ऑफ सेबी आईसीडी रेगुलेशन। अगर कोई नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ना कि सिर्फ अपने आप को रजिस्टर कराना चाहती है, इट ऑल्सो इंटरेस्टेड इन रेजिंग द फंड बाय इशूइंग द सिक्योरिटीज थ्रू द सोशल स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा देखो, दोनों चीज मिलाकर देखो, सोशल स्टॉक एक्सचेंज को किस बात की परमिशन है, इस बात करने की परमिशन है, इसकी परमिशन था ना कि वो आपको सिर्फ रजिस्टर कर सकती है या रजिस्टर वो यूनिट्स इशू कर उसकी लिस्टिंग कर सकती है, तो हम ऐसे ही हम बोल रहे हैं, तो ये प्रोविजन इसके चैप्टर 10A के अकॉर्डिंगली आप लिस्टिंग करेंगे या रजिस्टर करेंगे, तो इसका मतलब रजिस्टर कौन कराएगा, ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन, या आप रजिस्टर भी करा रहे हैं एंड यू आल्सो वांट टू रेज द फंड बाय इशूइंग द यूनिट्स और सिक्योरिटीज थ्रू द सोशल स्टॉक एक्सचेंज एंड देन उसकी लिस्टिंग हुई। जब आप फंड रेज करेंगे थ्रू सोशल स्टॉक एक्सचेंज फिर उसकी लिस्टिंग होगी एंड वो लिस्टिंग करने की परमिशन सोशल स्टॉक एक्सचेंज को है। तीसरा, अगर आपको एक ये नया कंसेप्ट और है, कोई अगर फॉर प्रॉफिट सोशल इंटरप्राइज है, अब ये क्या चीज है अभी बात करेंगे, फॉर प्रॉफिट सोशल इंटरप्राइज है और वो अपने आप को रिकॉग्नाइज करवाना चाहते हैं एज ए सोशल इंटरप्राइज, एज ए सोशल इंटरप्राइज, तो वो कैसे रिकॉग्नाइज करवाएंगे, उसके लिए क्या प्रोविजन फॉलो करने पड़ेंगे, कैसे एप्लीकेशन लगेगी, क्या कंडीशन आप फुलफिल करेंगे, तब जाके यू कैन बी रिकॉग्नाइज एंड एज ए सोशल इंटरप्राइज। तो उसके प्रोविजन भी चैप्टर 10A में दे रखे हैं और चैप्टर 10A के प्रोविजन केस में अप्लाई होते हैं। इसका चैप्टर 10A ऑफ सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन जो नया ऐड हुआ है, किस किस केस में लगेगा, अगर कोई नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ अपने आप को रजिस्टर कराना चाहती है ऑन अ सोशल स्टॉक एक्सचेंज, तब उस पर्टिकुलर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ऑन अ सोशल स्टॉक एक्सचेंज प्रोविजंस किसके फॉलो करने पड़ेंगे, प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 10A ऑफ सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018। दूसरा, अगर कोई नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नॉट ओनली रजिस्ट्रेशन कराना चाहती है ऑन अ सोशल स्टॉक एक्सचेंज, प्लस वो फंड भी रेज करना चाहती है बाय इशूइंग द सिक्योरिटीज थ्रू द सोशल ऑफिस की लिस्टिंग होगी,
तो उस केस में भी उसे इस फैक्टर के प्रोविजन, क्या प्रोविजन सबके चैप्टर 10A में प्रोविजन है, बट क्या इस केस के लिए, केस नंबर 1 के लिए क्या प्रोविजन अलग होंगे, इसके लिए प्रोविजन अलग होंगे, इसके लिए प्रोविजन अलग होंगे। तो 3 तरह के प्रोविजन है अंडर चैप्टर 10A एंड वो 3 केस हमने बता दिए। और लास्ट है अगर कोई फॉर प्रॉफिट सोशल इंटरप्राइज, ये अलग कंसेप्ट है, और वो अपने आप को रिकॉग्नाइज करवाना चाहिए सोशल इंटरप्राइज, अगेन इट विल फॉलो द प्रोविजंस ऑफ इट वांट टू बी आइडेंटिफाइड और रिकॉग्नाइज एज अ सोशल इंटरप्राइज, तो उस केस में भी इट हैज टू गेट इट डन इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 10A। इस चैप्टर 10A के सेम प्रोविजन तीनों केस में नहीं लगेंगे, चैप्टर 10A के प्रोविजन लग रहे हैं। चैप्टर 10A के अंदर भी आपको अलग अलग सेट ऑफ प्रोविजन है, वन सेट ऑफ प्रोविजन फॉर दिस केस, अनदर सेट ऑफ प्रोविजन फॉर दिस केस, अनदर सेट ऑफ प्रोविजन फॉर दिस केस, बट अल्टीमेटली सारे हैं चैप्टर 10A के अंदर, इसलिए हम लोग चैप्टर 10A के प्रोविजन इनकी केस में अप्लाई होंगे। अब सवाल उठता है साहब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज है, और दूसरा फॉर प्रॉफिट सोशल इंटरप्राइज क्या है। ये दोनों टर्म, क्योंकि ये टर्म बार बार आ रहे हैं एंड वी शुड नो द मीनिंग ऑफ दिस। देखिए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हम किसको बोल रहे हैं, एनपीओ बोल सकते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अब बोले मीन्स अ सोशल इंटरप्राइज, या ये कॉमन टर्म है, दोनों में यूज होगा, इसके लिए भी एंड फॉर प्रॉफिट सोशल इंटरप्राइज, दोनों के लिए। बेसिकली ये सोशल इंटरप्राइज है एंड साथ में इनमें से कोई एक एंटिटी, एनी ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी, इनमें से कोई भी आप एंटिटी हैं और साथ में आप सोशल इंटरप्राइज हैं, देन यू विल कॉल्ड एज द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इफ यू आर एनी ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी जो मैं बताने जा रहा हूं एंड साथ में आप सोशल इंटरप्राइज हैं, देन यू कैन बी कॉल्ड एज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पर्पज ऑफ प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 10A ऑफ सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018। क्या एंटिटी है देखिए, पहला आपको चैरिटेबल ट्रस्ट है रजिस्टर्ड अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882, या आपको चैरिटेबल ट्रस्ट है रजिस्टर्ड अंडर स्टेट स्टैच्यूट, कोई स्टेट का स्टैच्यूट रिलेटिंग टू पब्लिक ट्रस्ट। देखिए फर्क क्या है, इंडियन ट्रस्ट एक्ट इज ए सेंट्रल लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट विच इज एप्लीकेबल ऑन द इंटायर कंट्री। तो कैसे थे चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड इंडियन ट्रस्ट, मतलब ऐसे एक्ट में आप रजिस्टर्ड है जो पब्लिक ट्रस्ट से रिलेटेड है और सेंट्रलाइज लॉ है, सेम फॉर द इंटायर कंट्री। या आप दूसरा आप ऐसे चैरिटेबल ट्रस्ट हैं जो किसी इंडियन ट्रस्ट एक्ट में आप रजिस्टर्ड नहीं, लेकिन किसी स्टेट के आपको स्टैच्यूट में आप रजिस्टर्ड हैं, एक्ट में रजिस्टर्ड हैं, जो कि उस स्टेट के पब्लिक ट्रस्ट से रिलेटेड स्टैच्यूट है, एंड वो भी आपको नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अगर वो सोशल इंटरप्राइज है, और ये है। तीसरा, इफ इट इज अ सोसाइटी, चैरिटेबल सोसाइटी, इफ इट इज चैरिटेबल सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, अगर कोई चैरिटेबल सोसाइटी रजिस्टर्ड सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 एंड इफ इट इज ऑल्सो सोशल इंटरप्राइज इट कैन बी कॉल्ड एनपीओ। नंबर 4, अगर वो कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 8 कंपनी रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 8 एज ए नॉन प्रॉफिट कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 2013, तो एंड इट इज सोशल इंटरप्राइज इट कैन बी कॉल्ड एनपीओ। एंड लास्ट में बोला इसके अलावा और एंटिटी एज में भी परमिटेड बाय सेबी, ओपन एंडेड पावर दे रखी है, इसके अलावा और भी किसी एंटिटी को आप परमिट कर सकते हैं कि साहब स्पेसिफाई कर सकते हैं कि साहब ये भी आपको एनपीओ बन सकती है। इसका ज़्यादा इफेक्टिवली ये तो बात की बात है, अभी तो सेबी ने ये तो सेबी को पावर दे दी है लिख के आपको। तो नेट रिजल्ट क्या निकला, अगर कोई एंटिटी है चाहे वो चैरिटेबल ट्रस्ट से रजिस्टर्ड है इंडियन ट्रस्ट 1882, या वो चैरिटेबल ट्रस्ट से रजिस्टर्ड अंडर सम स्टेट लेजिस्लेशन रिलेटिंग टू पब्लिक ट्रस्ट, या चैरिटेबल सोसाइटी है, ट्रस्ट नहीं सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन 1860, या कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड एज ए नॉन प्रॉफिट कंपनी अंडर सेक्शन 8, देन इन दैट एनी ऑफ द 4 अगर आप हैं और साथ में आप सोशल इंटरप्राइज हैं, then for the purpose of this entire topic in the context of chapter 10A of SEBI ICDR regulation 2018, it will be called a not profit organization, it will be called a not for profit organization. Is that okay? ये तो नॉट फॉर प्रॉफिट, इन चारों में से आप कोई हैं और साथ में आप सोशल इंटरप्राइज हैं, यू विल कॉल्ड ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब आपका दूसरा एक टर्म आया था जिसपे उसके ऊपर भी अगर वो अपने आप को आइडेंटिफाई करवाना चाहती है सोशल इंटरप्राइज, तो उसमें भी फॉर प्रॉफिट सोशल इंटरप्राइज था ना, फॉर प्रॉफिट सोशल इंटरप्राइज। जैसा ये फॉर प्रॉफिट सोशल इंटरप्राइज क्या है देखिए, फॉर प्रॉफिट सोशल इंटरप्राइज को कैसे डिफाइन किया है, फॉर प्रॉफिट सोशल इंटरप्राइज हाउ इट हैज बीन डिफाइंड, इट सेज दैट या तो ये कंपनी होगी
बट ट्रस्ट नहीं है, सोसाइटी नहीं है। या तो एक कंपनी होगी या कोई बॉडी कॉर्पोरेट होगी। बॉडी कॉर्पोरेट जानते हैं एनीथिंग विच हैज गॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, तो ट्रस्ट सोसाइटी वो सब हटा दिया। या तो कंपनी होगी, बॉडी कॉर्पोरेट होगी, किस फॉर्म में होंगी, कंपनी एंड इट इज ऑपरेटिंग फॉर प्रॉफिट। देखो नाम में आ रहा फॉर प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट नहीं है, इट इज ऑपरेटिंग फॉर प्रॉफिट एंड इट इज अ सोशल इंटरप्राइज। लेकिन एक चीज को एक्सक्लूड कर दिया, it may be in the form of company, it may be in the form of body corporate and operating for profit, and it is also a social enterprise। लेकिन एक चीज को एक्सक्लूड कर दिया, it should not be a company registered under section 8 of Companies Act 2018, क्योंकि वो किस में कवर हो रही थी, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। किस में कवर होती है, नॉट फॉर प्रॉफिट, एनपीओ में। तो इसका मतलब एनपीओ एक तरफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा फॉर प्रॉफिट सोशल इंटरप्राइज, ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कंसेप्ट है। क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसका मतलब अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ है तो फिर ये नहीं होगी और ये तो वो नहीं होगी, दोनों कंसेप्ट। अब देखो हमने बोला कंपनी फॉर्म में हो सकता है बॉडी कॉर्पोरेट फॉर प्रॉफिट, तो उसमें कहीं ये प्रॉब्लम ना आ जाए, इसलिए इस कंटेंट हमने एक्सक्लूड कर दिया कि वहां भी कवर हो रही थी, वो भी कंपनी है। लेकिन कंपनी के अलावा अभी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में 4 केस पड़े, चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड इंडियन ट्रस्ट एक्ट, यहाँ पे हम ट्रस्ट की बात ही नहीं कर रहे। चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर द स्टेट लेजिस्लेशन, स्टेट स्टैट्यूट रिलेटेड टू पब्लिक ट्रस्ट, वो भी नहीं है यहाँ पे। सोसाइटी, चैरिटेबल सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी, वो भी नहीं है। लास्ट केस में पॉसिबिलिटी कि कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, इसलिए यहाँ भी हम कंपनी बोल रहे हैं, तो ओवरलैप ना हो जाए कि सब सेक्शन 8 कंपनी यहाँ भी कवर हो जाए वहां भी, इसलिए इन ऑर्डर टू हैव अ क्लैरिटी इन्होंने लिख दिया है कि सब ये नहीं होगा, इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे अंडर द कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट फॉर प्रॉफिट सोशल इंटरप्राइज। ये पूरा एक टर्म है। तो फॉर प्रॉफिट सोशल इंटरप्राइज कंपनी फॉर्म हो सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट ऑपरेटिंग फॉर प्रॉफिट, नाम ही पता लग रहा है, एंड विच इज ऑल्सो अ सोशल इंटरप्राइज एंड फॉर द पर्पज ऑफ दिस रेगुलेशन। सोशल इंटरप्राइज का मतलब क्या हम समझेंगे, एंड साथ में लेकिन इट शुड नॉट बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 एज ए एंड वो अगर है तो फिर आप प्रॉफिट सोशल इंटरप्राइज नहीं होंगे, फिर किस में जा सकते हैं, अंडर द कंसेप्ट ऑफ व्हाट वी कॉल नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज है, ये इसके थ्रू जो फंड रेजिंग कोई करेगा, कौन कर सकता है, जैसे होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ कर सकती है, फॉर प्रॉफिट सोशल इंटरप्राइज कर सकती है, ये बताता है ये भी कर सकती है। तो ये अगर फंड रेज करते हैं सिर्फ किससे करेंगे, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, दैट इज पढ़ते हो ना, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, बायर्स एंड ऑल दैट, या नॉन इंस्टीट्यूशन एनआई। इसका आरआई से फंड रेज करना थ्रू द सोशल स्टॉक एक्सचेंज अलाउड नहीं है। रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर पढ़ते हैं 3 कैटेगरी, क्यूआईबी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, वही इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए से ज्यादा ही करते हैं, ठीक है, सिंगल, एंड एक होता है रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर अप टू 2 लाख। तो आरआई से रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर से सोशल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ना आपको एनपीओ ना फॉर प्रॉफिट सोशल इंटरप्राइज फंड रेज नहीं कर सकते। सिर्फ किसके कर सकते हैं, ईदर फ्रॉम द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और फ्रॉम द नॉन इंस्टीट्यूशनल और बोथ, लेकिन नॉट फ्रॉम द रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर। हाँ, फ्यूचर में सेबी अगर अलाउ करना चाहे तो कर सकता है, बट फिलहाल ये। अब आपको, क्योंकि दोनों में आया था, दोनों में एनपीओ में भी आया था और फॉर प्रॉफिट सोशल इंटरप्राइज दोनों में आया था कि सब वो सोशल इंटरप्राइज होनी चाहिए। तो सोशल इंटरप्राइज होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, दोनों में आया था ना साहब, दोनों के लिए यहां भी आ रहा है कि एक कंपनी फॉर्म में हो या बॉडी कॉर्पोरेट या सोशल इंटरप्राइज है, बट ये नहीं होना चाहिए। और अभी हमने पढ़ा था कि सब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन केस में भी क्या है, सोशल इंटरप्राइज होना चाहिए और इनमें से कोई एक है, इनमें कोई, तो सोशल इंटरप्राइज तो दोनों में कॉमन है। तो सोशल इंटरप्राइज का मतलब क्या लिखा, एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर बीइंग आइडेंटिफाइड, तो इसका तो ये जो बात बता रहे हैं दोनों के लिए कॉमन है, एनपीओ के लिए भी और फॉर प्रॉफिट सोशल इंटरप्राइज। एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर बीइंग आइडेंटिफाइड सोशल इंटरप्राइज, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और फॉर अ प्रॉफिट सोशल इंटरप्राइज, दोनों के लिए बोल रहे हैं कि दोनों में ही कंसेप्ट है सोशल इंटरप्राइज। टू बी आइडेंटिफाइड एज सोशल इंटरप्राइज शैल एस्टैब्लिश प्राइमेसी ऑफ इट्स सोशल इंटेंट, मतलब आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि प्राइमरली हम जो काम कर रहे हैं सोशल वेलफेयर काम कर रहे हैं, पब्लिक वेलफेयर, समाज कल्याण के, पब्लिक वेलफेयर जो सरकार का काम है वो काम हम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे एनजीओ वगैरह होते हैं आप कह सकते हैं, एंड एनजीओ क्या होते हैं, सरकार के काम कर रहे हैं बट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो मतलब ये प्राइमरली प्रूव करना पड़ेगा कि हम सोशल वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर के काम कर रहे हैं। इन ऑर्डर टू स्टैब्लिश द प्राइमेसी ऑफ सोशल इंटरेस्ट, सच सोशल इंटरप्राइज शैल मीट द प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कुछ लॉ में प्रिस्क्राइब्ड क्राइटेरिया है, वो अगर आप फुलफिल करेंगे तब जाके माना जाएगा कि योर प्राइमरली यू आर वर्किंग फॉर सोशल वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर, एंड देन यू कैन बी कॉल्ड एज सोशल इंटरप्राइज। तो सोशल इंटरप्राइज इसका तो कुछ प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन उन क्राइटेरिया को फुलफिल करती है
तो माना जाएगा इसका प्राइमरली जो काम करने का ऑब्जेक्टिव पर्पस क्या है, सोशल इंटेंट के लिए काम कर रहे हैं, फॉर द पब्लिक वेलफेयर, फॉर सोशल वेलफेयर, देन इट कैन बी कॉल्ड एज द रिकॉग्नाइज द सोशल इंटरप्राइज। तो अगर आप सोशल इंटरप्राइज हैं, साथ में इनमें से कोई कंडीशन फुलफिल करते हैं तो आप क्या कहलाएंगे, इनमें किसी एक में फॉल करते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप सोशल इंटरप्राइज हैं, चाहे कंपनी फॉर्म में हो चाहे बॉडी कॉर्पोरेट में हो, और आप ऑपरेट कर रहे हैं फॉर प्रॉफिट, कर रहे हैं फॉर प्रॉफिट, एंड आप नॉन सेक्शन 8 कंपनी नहीं है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, फॉर प्रॉफिट सोशल इंटरप्राइज। तो सोशल इंटरप्राइज है मतलब बता दिया, इट इज हैज टू प्रूव द प्राइमरली द इंटेंशन ऑफ कि हम सोशल और पब्लिक वेलफेयर काम कर रहे हैं, एंड वो कब प्रूव होगा, इफ दे फुलफिल द सर्टेन प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एंड कंपनी फॉर्म में चाहे बॉडी को, लेकिन एक्सक्लूड क्या कर दिया, सेक्शन 8 कंपनी को एक्सक्लूड कर दिया, वो नहीं होनी चाहिए। वो हम कहाँ कवर कर रहे हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इज दैट क्लियर, इज दैट ओके? अब आपको आता है कि साहब जो सोशल इंटरप्राइज हैं, सोशल इंटरप्राइज दोनों ही हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी, उसको भी हम सोशल इंटरप्राइज बोल रहे हैं, एंड फॉर प्रॉफिट सोशल इंटरप्राइज इसको भी बोल रहे हैं। तो सोशल इंटरप्राइज ये फंड कैसे कैसे रेज करते हैं, किस किस तरह की सिक्योरिटी इशू कर सकते हैं, वो हम बात करेंगे। अगर हम सोशल इंटरप्राइज जब टर्म यूज कर रहे हैं, क्या दोनों की बात कर रहे हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की भी बात कर रहे हैं, एनपीओ की बात कर रहे हैं, एज वेल एज फॉर प्रॉफिट सोशल इंटरप्राइज। ये पूरा एक टर्म है कि साहब एक ऑर्गेनाइजेशन को बोले टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रॉफिट सोशल इंटरप्राइज। अब बताते हैं ये आइडेंटिफाई करने के लिए सोशल स्टॉक एक्सचेंज को अप्लाई कर सकते हैं। बताते हैं कि साथ 3 तरह के केसेस में चैप्टर 10A ऑफ सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन के प्रोविजन अप्लाई आपको होते हैं। इज दैट क्लियर? So now we are going to discuss the फंड रेजिंग बाय सोशल इंटरप्राइजेज। सोशल इंटरप्राइजेज दोनों है फॉर प्रॉफिट सोशल इंटरप्राइज एज वेल एज नॉट फॉर प्रॉफिट और एनपीओ, दोनों ही आपके सोशल इंटरप्राइज है। मैंने आपको बताया ये कैसे कैसे फंड रेज कर सकते हैं। देखिए, फंड रेजिंग बाय सोशल एंटरप्राइज, अब इसमें हम दोनों अलग अलग बात करते हैं। सोशल एंटरप्राइज अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, या फॉर प्रॉफिट सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल एंटरप्राइज। अगर इफ इट इज ए केस ऑफ non-profit organization, in this context सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन, अभी तक हम जो भी पढ़ रहे हैं सब प्रोविजन कहां से, सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 के चैप्टर नंबर 10A जो कि नया ऐड हुआ बाय अमेंडमेंट। तो ये बोलता है कि साहब जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का सोशल एंटरप्राइज इन द फॉर्म ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इट में रेज द फंड ऑन अ सोशल स्टॉक एक्सचेंज। किस तरह से आप कैसे फंड रेज कर सकते हैं ऑन अ सोशल स्टॉक एक्सचेंज, बताया था। सोशल स्टॉक एक्सचेंज भी रजिस्टर भी हो सकते हैं और आपको रजिस्टर करा के फंड भी रेज कर सकते हैं। एक तो होता है दे रखा है साहब, ये कैसे कैसे कर सकते हैं, बाय इश्यूएंस ऑफ जीरो कूपन, जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स। ये एक नया टर्म, आपको नया टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, नई टाइप की सिक्योरिटी है। इसके थ्रू ये फंड रेज करते हैं थ्रू सोशल बाय इश्यूएंस ऑफ जीरो कूपन, जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट। ये क्या होता है ये बताऊंगा। किसको इश्यू करेंगे, बताया था सोशल स्टॉक एक्सचेंज में सिर्फ कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या नॉन इंस्टीट्यूशनल। रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर पार्टिसिपेट नहीं करे तो ऑब्वियसली उनको इश्यू भी नहीं कर सकते। दूसरा, क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो क्या कोई म्यूचुअल फंड की स्कीम अगर डोनेशन देना चाहें तो उस डोनेशन में के थ्रू भी ये फंड रेज कर सकते हैं। मतलब डोनेशन देने वाला डोनर ये हो गया सम स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड, और ये क्या, रिसीवर हो गया, तो उसके थ्रू फंड रेज कर सकते हैं, डोनेशन थ्रू म्यूचुअल फंड स्कीम। और उसका क्या तरीका हुआ वो सेबी उसका तरीका बताएगा। एंड लास्टली एनी अदर मेथड एज में बी स्पेसिफाइड बाय सेबी। तो मेनली 2 चीजों की, तीसरा तो सेबी के ऊपर छोड़ दिया कि और भी मेथड सेबी बता सकता है। तो अगर कोई सोशल इंटरप्राइज इन द फॉर्म ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो वो फंड कैसे रेज कर सकते हैं, थ्रू सोशल स्टॉक एक्सचेंज बाय इश्यूएंस ऑफ जीरो कूपन, जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट। जीरो कूपन, जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है ये मैं बताता हूं, ठीक है, विल डिस्कस दैट। नंबर 2, आपको बाय अगर म्यूचुअल फंड की स्कीम्स डोनेशन देती है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेबी, तो उस डोनेशन का पैसा एनपीओ भी रेज कर सकते हैं। और इसके अलावा और कोई मेथड और भी कोई तरीका जो सेबी स्पेसिफाई करेगा। अब इसमें है जीरो कूपन,
जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट, इसकी डेफिनेशन देखिए क्या बोलता है, जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट issued by whom? A non-profit organization which shall be कैसा non-profit which shall be registered, which should be registered with the social stock exchange or of segment of a recognized stock. पता है social stock exchange क्या है? It's a separate segment of a recognized stock exchange having the nationwide trading terminal like NSE and BSE. तो ये बोल रहा है जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट issued by whom? A not for profit organization which shall be रजिस्टर्ड विथ, वो किस पे रजिस्टर होनी चाहिए, विथ सोशल स्टॉक एक्सचेंज. सोशल स्टॉक एक्सचेंज है क्या, एज अ सेपरेट सेगमेंट ऑफ ए स्टॉक एक्सचेंज हैविंग द नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल. और उसने जो फंड रेज बाय इंस्ट्रूमेंट इशू होगा इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशन मेड बाय द सेबी, इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशन. अगर एक एनपीओ विच इज रजिस्टर्ड विद द सोशल स्टॉक एक्सचेंज अगर जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट इशू करती है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस और रेगुलेशन मेड बाय सेबी, then those instruments will be called as a zero coupon zero principal instrument and उसको इशू करके फंड रेज कर सकती है. कोई म्यूचुअल फंड की स्कीम है अगर डोनेशन दे रही इन अकॉर्डेंस विद द मैनर प्रिस्क्राइब्ड बाय सेबी तो वो आप ले सकते हैं, और इसके अलावा और कोई तरीका जो सेबी आपको बताएगा. अब आते हैं फॉर प्रॉफिट सोशल इंटरप्राइज, ये कैसे कैसे फंड रेज कर सकती है. अगर फॉर प्रॉफिट सोशल इंटरप्राइज है, इट कैन रेज द फंड नंबर 1 बाय इशुएंस ऑफ इक्विटी शेयर्स. अच्छा, जैसे नॉर्मली क्योंकि आप जो काम करें भले सोशल वेलफेयर काम करें बट फॉर प्रॉफिट पर्पस, ठीक है, इसे नाम फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइज. तो ये बोल रहा है कि साहब इक्विटी शेयर जैसे नॉर्मली और कंपनी इशू करती है ऑन मेन बोर्ड, जो मेन स्टॉक एक्सचेंज का बोर्ड है जिसके ऊपर मेन ट्रेडिंग होती है. एसएमई प्लेटफॉर्म, आप जानते हैं स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म. तीसरा जो इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म आपने पढ़ा होगा LODR रेगुलेशन के अंदर इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म. इन तीनों में से किसी भी प्लेटफॉर्म पे जैसे और इशूअर्स आपको अपने इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं, वैसे ये आपको फॉर प्रॉफिट सोशल इंटरप्राइज भी इशू कर सकती है. कहां पे, मेन बोर्ड पे, एसएमई प्लेटफॉर्म पे, एज वेल इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म, इन पे कर सकती है. प्लस ये इक्विटी शेयर इशू भी कर सकते हैं टू द ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड. किसको, टू द ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड. उसी में एक आपको नया कंसेप्ट आ गया है सोशल, उसी में एक नया कंसेप्ट आ गया है इंक्लूडिंग द सोशल इंपैक्ट फंड. सोशल इंपैक्ट फंड क्या है अभी हम बात करेंगे इसके बारे में, थोड़ी देर में आएगा. इसका मतलब फॉर प्रॉफिट सोशल इंटरप्राइज कैसे फंड रेज कर सकते हैं थ्रू द सोशल स्टॉक एक्सचेंज. जैसे मेन बोर्ड पे और कोई इशूअर इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं वैसे इशू कर सकते हैं. जैसे एसएमई प्लेटफॉर्म पे और इशूअर वैसे ही कर सकते हैं. जैसे इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे वैसे ही भी कर सकते हैं. इसके अलावा दे में ऑल्सो इशू देयर शेयर टू द ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड including the social impact fund which is one of the types of AIF, one of the types of schemes of alternative investment fund. आप उनको इक्विटी शेयर इशू करके फंड रेज कर सकते हैं. एक दूसरा बाय इशुएंस ऑफ डेट सिक्योरिटी, ये तो इक्विटी शेयर की बात होगी. डेट सिक्योरिटी भी इशू कर सकती है. फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइज कैन ऑल्सो रेज द फंड बाय इशूइंग द डेट सिक्योरिटी. तीसरा एनी अदर मेथड एज में बी प्रिस्क्राइब्ड बाय सेबी, में बी स्पेसिफाइड बाय द सेबी. तो यहां भी देखा जाए ब्रॉडली दो चीज हो गई. इक्विटी शेयर इशू कर सकती है फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइज, कहां पे, ऑन द मेन बोर्ड ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज और एसएमई सेगमेंट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज और आईजीपी इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म सेगमेंट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज. ठीक है, तीनों में कहीं भी किसी भी सेगमेंट जैसे और इशू करते हैं. या ये कैन ऑल्सो इशू द इक्विटी शेयर टू द ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, मतलब आप इशू कर रहे हैं, आप फंड रेज कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, और उसमें वन ऑफ द टाइप्स ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड सोशल इंपैक्ट फंड, उसको भी इशू कर सकते हैं. दूसरा तरीका है आप डेट सिक्योरिटी इशू करके फंड रेज कर सकते हैं. और इसके अलावा इसका इफेक्टिवली देखा जाए दोनों तरह की जो सोशल इंटरप्राइज है एनपीओ, उसमें भी दो ही मेथड इफेक्टिव. तीसरा तो सेबी और कुछ प्रिस्क्राइब करेगा बाय इश्यूएंस ऑफ जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट. इसका मतलब क्या मैंने बता दिया. या कोई म्यूचुअल फंड की स्कीम्स हैं एडवोकेट डोनेशन देती है इन अकॉर्डिंग विद द मैनर प्रिस्क्राइब्ड बाय सेबी, तो उस डोनेशन को एनपीओ ले सकते हैं. तो वही फंड रेज किए थ्रू द सोशल स्टॉक एक्सचेंज. फॉर प्रॉफिट सोशल इंटरप्राइज है, उनके दो तरीका, इक्विटी शेयर इशू करके कहाँ इशू कर सकते हैं, मेन बोर्ड पे, एसएमई प्लेटफॉर्म पे, आईजीपी इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे, या ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड को शेयर इशू करके इक्विटी शेयर इंक्लूडिंग द सोशल इंपैक्ट फंड एंड डेट सिक्योरिटी इशू करके. आपको ये तरीका है कि कैसे कैसे फंड रेज कर सकते हैं. एंड बोथ द टाइप्स ऑफ सोशल इंटरप्राइज, एनपीओ के लिए अलग मेथड्स हैं और आपको फॉर प्रॉफिट सोशल इंटरप्राइज के लिए अलग मेथड. अभी तक जो डिस्कशन हुआ रिलेटिंग टू द सोशल स्टॉक एक्सचेंज, वो सारे प्रोविजन मैंने बताए थे फ्रॉम सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018. कहां से बताए थे, फ्रॉम द विच लॉ, सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018.
अब आगे जो बताऊंगा वो किसी और लॉ से बताऊंगा, लेकिन अल्टीमेटली है इसी कॉन्टेक्स्ट में, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल स्टॉक एक्सचेंज और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइज, उन्हीं कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे। लेकिन अब जो प्रोविजन बताने जा रहा हूं वो किसी और, जैसे एलओडीआर रेगुलेशन, एआईएफ रेगुलेशन, वहां से बताऊंगा, लेकिन है इसी टॉपिक से कॉन्टेक्स्ट, इसलिए मैंने पूरा एक टॉपिक बना दिया है। और मेन जो आपने एलओडीआर रेगुलेशन का चैप्टर पढ़ा है, आईसीडीआर का, उनको टच नहीं कर रहा हूं, वो एज इट इज आप पढ़िए। एंड आगे जो अभी तक जो डिस्कशन आज के लेक्चर में हुआ है वो सारे प्रोविजन कहां से मैंने बताए थे, फ्रॉम सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018। अब जो मैं बताने जा रहा हूं एलओडीआर एंड उसमें, लेकिन अगेन जो भी बताने जा रहा हूं वो किस कॉन्टेक्स्ट में, इन द कॉन्टेक्स्ट अगेन सोशल स्टॉक एक्सचेंज एंड उसके ऊपर जो रजिस्टर होते हैं या आइडेंटिफाई होते हैं, एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइज, उसी कॉन्टेक्स्ट में बात करने जा रहे हैं। देखिए, so now I am going to discuss the provisions of SEBI LODR regulation in this context. SEBI LODR regulation में आपको एक disclosure requirements आ गई हैं in the context of these two types of social enterprise. Disclosure requirements as per SEBI LODR listing obligation disclosure requirement regulations 2015. अब ये जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं, अगेन दोनों के लिए अलग अलग, एक एनपीओ के लिए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और एक आपका फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइज। अगेन है फिर उसी कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं। हाँ, प्रोविजन कहां से पढ़ रहे हैं, एलओडीआर, अभी तक जो पढ़े थे सारे आईसीडीआर रेगुलेशन से। जो नॉन प्रॉफिट, मतलब क्योंकि जो नया कंसेप्ट आया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइज, जो अपने आप की लिस्टिंग करा सकते हैं, रिकॉग्नाइज करा सकते हैं, रजिस्टर करा सकते हैं, फंड रेज थ्रू द सोशल स्टॉक एक्सचेंज, तो सब इंटरकनेक्टेड कंसेप्ट, तो इसका इंपैक्ट इस लॉ में भी आ गया, वहां को डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट आ गई। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ये लिखा हुआ है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन उन मैटर्स में, मैटर्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय सेबी, सेबी बताया कौन कौन सा मैटर, उन पे सर्टेन चीजें डिस्क्लोज करेंगी। किस मैटर पे, वो आपको सेबी प्रिस्क्राइब करेगा। अच्छा, जो भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, दे हैव टू मेक द डिस्क्लोजर ऑन द सर्टेन मैटर्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय सेबी, टू हुम, टू द सोशल स्टॉक एक्सचेंज। किसको डिस्क्लोजर करेंगे, टू द सोशल स्टॉक एक्सचेंज, और वो डिस्क्लोजर करेंगे ऑन एनुअल बेसिस, सालाना बेसिस पे। कितने दिन में, विद इन 60 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ईयर क्लोज होने के 60 दिन के अंदर आपको डिस्क्लोजर करना है। किसको करना है, सोशल स्टॉक, किस चीज पे करना है, ऑन सर्टेन मैटर, कौन से मैटर, एज प्रिस्क्राइब्ड बाय सेबी। इसका मतलब देखिए क्या लिखा हुआ, अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड ऑन द सोशल स्टॉक एक्सचेंज, बताया था रजिस्टर्ड होते हैं, इंक्लूडिंग अ नॉट फॉर प्रॉफिट जो डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी लिस्टेड ऑन स्टॉक, मतलब क्या है, आप खाली रजिस्टर्ड हैं, आपने कुछ सिक्योरिटी, बताया था ना, दो तरह के हो सकता है, एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ रजिस्टर्ड है ऑन द सोशल स्टॉक एक्सचेंज, एक है वो रजिस्टर्ड भी है, साथ में फंड भी रेज कर रहा था सोशल स्टॉक है, दोनों पॉसिबिलिटी। याद है अभी हमने पढ़ा था कि सब 3 केसेस में चैप्टर 10A ऑफ द सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन प्रोग्राम अप्लाई होते हैं। तो पहला केस था कि कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ओनली वांट्स टू गेट रजिस्टर्ड ऑन सोशल स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है रजिस्टर भी करना है, फंड भी रेज करना है। तो ये बोला दोनों तरह के आपको एनपीओ, जो सिर्फ रजिस्टर्ड है ऑन सोशल, या जो रजिस्टर्ड भी है और साथ में फंड भी रेज किया बाय इशूइंग द डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी, का मतलब वही जो ऊपर हमने पढ़ा है, वो कौन कौन सिक्योरिटी इशू कर सकते हैं। डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी का मतलब जो हमने पढ़ा है कौन कौन सिक्योरिटी इशू कर सकते हैं, एक तो मैंने बताया वो आपको जीरो कूपन, जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट इशू कर सकते हैं टू द इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर एंड नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। दूसरा, म्यूचुअल फंड स्कीम को डोनेशन देती है इन अकॉर्डिंग विद द मैनर प्रिस्क्राइब्ड बाय सेबी, वो ले सकते हैं। तो वो जो सिक्योरिटीज हैं उसी को हम डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी बोले, जिस तरीके से फंड रेज करना अलाउड है। उन डेजिग्नेटेड जिनकी, लेकिन क्या हो, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड ऑन सोशल स्टॉक एक्सचेंज इंक्लूडिंग नॉट फॉर प्रॉफिट डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी लिस्टेड, मतलब दोनों तरह की नॉट फॉर, जो सिर्फ रजिस्टर्ड है और दूसरा जिनकी सिक्योरिटीज भी आपको लिस्टेड है ऑन द सोशल स्टॉक, शैल बी रिक्वायर्ड टू मेक एनुअल डिस्क्लोजर, एनुअल बेसिस पे, टू द सोशल स्टॉक एक्सचेंज ऑन मैटर्स विच मैटर्स स्पेसिफाइड बाय सेबी विद इन हाउ मच टाइम, विद इन 60 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल और विद इन सच पीरियड आई मे बी स्पेसिफाइड। मतलब हमने 60 डेज तो लिख ही दिया फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, लेकिन साथ वाला इसके अलावा भी कोई टाइम पीरियड सेबी प्रिस्क्राइब करता है, इसको चेंज कर देता है वो होगा, बट फिलहाल यही है। इसका मतलब जो भी एनपीओ जो सिर्फ रजिस्टर्ड ऑन सोशल स्टॉक एक्सचेंज या ऐसे एनपीओ जो रजिस्टर्ड भी हैं और साथ में उसकी सिक्योरिटी भी लिस्टेड ऑन सोशल स्टॉक एक्सचेंज, कौन सी सिक्योरिटी अभी हमने पढ़ा कि वो जीरो कूपन, जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट या म्यूचुअल फंड की स्कीम्स के थ्रू डोनेशन, वो सारी,
तो उसकी रिस्पेक्ट में उसको डिस्क्लोजर करना है टू द सोशल स्टॉक एक्सचेंज ऑन द सर्टेन मैटर्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय सेबी ऑन एनुअल बेसिस विद इन हाउ मच टाइम 60 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मतलब 31 मार्च से 60 दिन के अंदर। इसका मतलब 30 अप्रैल और 30 मई, मतलब अप्रैल तो 30 का ही होता है, तो पूरा अप्रैल का महीना मिल गया और मई 30 मई तक वो डिस्क्लोजर करने पड़ेंगे ऑन सर्टेन मैटर्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय सेबी टू हुम, टू द सोशल स्टॉक एक्सचेंज। अब आते हैं इसके बारे में सेबी एलओडीआर रेगुलेशन क्या बोलता है, क्या डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है फॉर प्रॉफिट सोशल इंटरप्राइजेज। इसके लिए बोल रहा है, अभी हमने पढ़ा कि कैसे कैसे सिक्योरिटी इशू कर सकते हैं। नॉर्मली जैसे और कोई इशूअर अपनी इक्विटी शेयर इशू करता है ऑन द मेन बोर्ड ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज और एसएमई प्लेटफॉर्म द स्टॉक एक्सचेंज और द व्हाट वी कॉल द इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म, तो जैसे जिसका था आप एट पार या डेट सिक्योरिटी भी इशू कर सकते हैं, अभी पढ़ा था, उसको डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी बोले इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस। इसका मतलब ये है कि जैसे और इशूअर आपको फंड रेज कर सकते हैं थ्रू द स्टॉक, वैसे आप भी तो कर रहे हैं, आप भी इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं, डेट सिक्योरिटी भी इशू कर रहे हैं, एंड दोनों पॉसिबिलिटी है। इसलिए इनके बारे में सीधा ये बोल दिया, जैसे और इशूअर्स, अदर इशूअर्स, जैसे और भी जो लिस्टेड कंपनीज हैं, इशूअर्स हैं जिनके शेयर सिक्योरिटी लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, जैसे उनके रेस्पेक्ट में डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट अप्लाई होते हैं ऑफ द सेबी एलओडीआर रेगुलेशन, सेम डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट इसके लिए भी अप्लाई होंगे। इसका अलग से कोई डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट इसके लिए नहीं बताया, सीधा ये बता दिया जैसे और कोई इशूअर जिनके इक्विटी शेयर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, डेट सिक्योरिटी लिस्टेड है, एंड व्हाटएवर द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट दे आर रिक्वायर्ड टू मेक एज पर द प्रोविजन सेबी एलओडीआर रेगुलेशन, सेम डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट विल आल्सो अप्लाई फॉर प्रॉफिट सोशल इंटरप्राइजेज, उनको भी वही डिस्क्लोजर। इसका तो खाली एक सेंटेंस लिख दिया कि सब वही प्रोविजन, अलग से कोई प्रोविजन क्या, यहाँ पे अलग से कोई डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट नहीं। देखिए लिखा हुआ फॉर प्रॉफिट सोशल इंटरप्राइज हु डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी लिस्टेड, डेजिग्नेटेड का मतलब वही कि सब इक्विटी शेयर आपने इशू किया मेन बोर्ड पे, सेमी प्लेटफॉर्म पे, इनोवेटर या डेट सिक्योरिटी इशू किया, shall comply with the disclosure requirement contained in SEBI LODR regulation 2015 with respect to the issuers who specified security listed on main board or SME exchange or innovator growth IGP innovators growth platform as the case में। इसका मतलब जैसे और कोई इशूअर जिनकी सिक्योरिटी यहाँ पे लिस्टेड है, मे बी मेन बोर्ड, मे बी एसएमई एक्सचेंज, एसएमई प्लेटफॉर्म और इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म, तो जैसे जिनकी लिस्टेड, जैसे वो डिस्क्लोजर नॉर्म्स फॉलो करते हैं, डिस्क्लोजर करते हैं एज पर सेबी, सेम डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट विल आल्सो अप्लाई फॉर प्रॉफिट, क्योंकि ये भी तो वही चीज कर रहा है, ये भी तो इक्विटी शेयर इशू कर रहा है, ये भी डेट सिक्योरिटी इशू कर रहा है, तो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट इस पे भी वही लगेंगे जैसे और इशू पे लगते हैं जिनके आपके इक्विटी शेयर लिस्टेड है ईदर ऑन द मेन बोर्ड और ऑन द एसएमई प्लेटफॉर्म और ऑन द इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। तो ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट एलओडीआर रेगुलेशन में दे रखी है, एक एनपीओ के लिए और एक वो अल्टीमेटली, तो उसी कॉन्टेक्ट टॉपिक तो हमारा वही चल रहा है, बार बार हम एलओडीआर सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन में इनके बारे में बात कर रहे थे, अब एलओडीआर में भी इसके, तो मैंने बताया लॉ भले हम अलग बात कर रहे हैं, पहले आईसीडीआर अब एलओडीआर, अल्टीमेटली टॉपिक तो पूरा का पूरा क्या है, उसी कॉन्टेक्स्ट में सोशल स्टॉक एक्सचेंज, फिर वहां पे सोशल स्टॉक एक्सचेंज किसको रजिस्टर करता है, इसको सिर्फ रजिस्टर करता है या ये रजिस्टर करके वहां से फंड भी रेज करना है तब भी लगेगा, कोई प्रॉफिट फॉर सोशल इंटरप्राइज अपने को आइडेंटिफाई कराना चाहिए ऑन सोशल स्टॉक, तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी है, एंड उससे रिलेटेड सारी चीज हम पढ़ रहे हैं। नाउ कमिंग टू द लास्ट एस्पेक्ट, इन्वेस्टमेंट इन एआईएफ, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड एआईएफ, इस कॉन्टेक्स्ट में सेबी ने एक लॉ बना रखा है, सेबी एआईएफ रेगुलेशंस 2012, सेबी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड रेगुलेशन 2012। इसका जो रेगुलेशन 10 है वो उसमें कुछ चेंज आ गया, वो चेंज फिर इसी से रिलेटेड है, रेगुलेशन 10 ऑफ द रेगुलेशन दैट डील्स विद इन्वेस्टमेंट इन एआईएफ। क्या चेंज आ गया, ये बोल रहा है कि सब जो एआईएफ है दे में रेज द फंड फ्रॉम एनी इन्वेस्टर, जिस इन्वेस्टर से आप फंड रेज कर रहे हैं। अच्छा, इन्वेस्टमेंट इन एआईएफ मतलब कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो एआईएफ क्या करे, फंड रेज कर रही है, तो इन्वेस्टमेंट और पैसा एआईएफ में जा रहा है, इसका मतलब क्या है, एआईएफ इज रेजिंग द फंड। तो बोला एआईएफ मे रेज द फंड फ्रॉम एनी इन्वेस्टर, इंडियन से, फॉरेनर से, इवन एनआरआई नॉन रेजिडेंट इंडियन से, किसी से, बाय इशूइंग इट्स यूनिट्स। मतलब एआईएफ अपने यूनिट्स इशू करके
किसी से फंड रेज कर सकते हैं जिसको आप यूनिट इशू करेंगे, जो इन्वेस्टर होगा वो इंडियन हो सकता है, फॉरेनर हो सकता है, इवन नॉन रेजिडेंट इंडियन एनआरआई भी हो सकता है। ये बात तो रेगुलेशन 10 में पहले से लिखी हुई थी, अभी भी है। साथ में इनमें एक चीज और लिख दी कि कोई सोशल इंपैक्ट फंड है, ये बात तो एज इट इज है। सोशल इंपैक्ट फंड जो है वन ऑफ द टाइप्स ऑफ एआईएफ, इट में ऑल्सो रेज द फंड बाय इशूइंग इट सोशल यूनिट्स। क्या इशू करेंगे इसकी, ये जो यूनिट इशू करेंगे, इट इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, अभी बात करेंगे इसके बारे में। और जो ये यूनिट इशू करेंगे उसको बोलेंगे सोशल यूनिट्स। तो जैसे आपको और कोई एआईएफ अदर देन सोशल इंपैक्ट फंड किसी भी इन्वेस्टर से फंड रेज कर सकते हैं, चाहे वो इन्वेस्टर बाय इशूइंग इट्स यूनिट, चाहे वो इन्वेस्टर इंडियन हो, फॉरेनर हो, या एनआरआई नॉन रेजिडेंट इंडियन हो। वैसे वन ऑफ द टाइप्स ऑफ एआईएफ द सोशल इंपैक्ट फंड, ये भी फंड रेज कर सकते हैं बाय इशूइंग इट्स यूनिट्स। विच यूनिट्स? कॉल्ड सोशल यूनिट। किसको इशू कर सकते हैं? वो इंडियंस, फॉरेनर्स एज वेल एज द एनआरआई। तो ये चीज नहीं ऐड हो गई आपको पहले पॉइंट में, रेगुलेशन 10 में। इससे पहले जो लिखा होता किसी रेज कर सकते हैं, वो तो पहले भी था। अब ये आगे सोशल इंपैक्ट फंड भी रेज कर सकते हैं। सोशल इंपैक्ट फंड और स्कीम्स ऑफ सोशल में ऑल्सो इशू द सोशल यूनिट्स। और जो यूनिट इशू का नाम कहते हैं सोशल। तो सोशल यूनिट का मतलब क्या है बताऊंगा, सोशल इंपैक्ट फंड की डेफिनेशन क्या है, ये दोनों हम पढ़ेंगे अभी। तो ये चीज नहीं ऐड हो गई रेगुलेशन 10 के फर्स्ट पॉइंट में। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है कि जो टोटल कॉर्पस ऑफ ए स्कीम, वन स्कीम ऑफ एआईएफ, एक एआईएफ की एक स्कीम का जो टोटल कॉर्पस है, जो ये सिक्योरिटी लॉज एंड कैपिटल मार्केट का जो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम पेपर, उसमें ये चीज इतनी डिटेल में नहीं है, लेकिन जो कॉर्पोरेट फंडिंग जो प्रोफेशनल का पेपर वहां डिटेल में है। तो मैं बता देता हूं, कोई बात नहीं, आप एग्जीक्यूटिव के बच्चे भी इसको सुनने कोई प्रॉब्लम नहीं है। एआईएफ के बारे में है, एग्जीक्यूटिव में भी सिक्योरिटी लॉ, कैपिटल मार्केट में, बट इतनी डिटेल में लॉ नहीं है, खाली ब्रॉडली के ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या होता है। लेकिन कॉर्पोरेट फंडिंग पेपर जो प्रोफेशनल प्रोग्राम है उसमें थोड़ा डिटेल में है। तो मैं दोनों के एंगल से बता देता हूं। टोटल कॉर्पस एक पर्टिकुलर स्कीम ऑफ कोई भी, हर स्कीम जो एआईएफ की होगी, टोटल कॉर्पस होगा मिनिमम 20 करोड़ का। पहले ये 25 करोड़ था, अब ये 20 करोड़ हो गया है। तो अगर 25 करोड़ कहीं पढ़ रहे हैं कॉर्पोरेट फंडिंग वाले कुछ भी, तो उसको 20 करोड़ कर लेना। तो मतलब एक पर्टिकुलर ईच स्कीम ऑफ द एआईएफ, एक एआईएफ की कई सारी स्कीम हो सकती है। तो एक एआईएफ की जितनी भी स्कीम, हर एक स्कीम का कम से कम कॉर्पोरेट 20 करोड़ का होगा। ठीक है, ये पहले 25 करोड़ होता था, ये चेंज हो गया, अब क्या हो गया 20 करोड़ हो गया। ये तो आपको पहले से चेंज हो चुका है। अब इसमें एक चीज और क्या ऐड होगी, अगर वो सोशल, अगर कोई स्कीम, हम बोले ई स्कीम ऑफ द एआईएफ, तो सोशल इंपैक्ट फंड भी तो एक तरह से एआईएफ ही है, वन ऑफ द टाइप्स ऑफ एआईएफ। लेकिन अब इसमें इन्होंने एक वो राइडर लगाया, हाउएवर अगर कोई सोशल इंपैक्ट फंड है, इफ इट इज द एआईएफ इन द फॉर्म ऑफ सोशल इंपैक्ट फंड, तो उसकी हर एक स्कीम का जो मिनिमम कॉर्पस होगा, rather than 20 crore it will be 5 crores, 1/4, rather than 20 crore it will be 5 crore. It means टोटल कोई भी अगर एआईएफ है अदर देन सोशल इंपैक्ट फंड, तो उसकी हर एक स्कीम, जितनी भी स्कीम्स को एआईएफ इशू लॉन्च करेगी, हर स्कीम का कम से कम कॉर्पस कितना चाहिए? 20 करोड़। जो पहले 25 करोड़ की रिक्वायरमेंट थी, बाद में 20 करोड़ हो गया। ठीक है, कहीं 25 करोड़ आपने अगर पढ़ा है या कहीं आपने देखा है तो उसको काट के 20 करोड़ कर लेना। ये तो पहले से ही आपको है। अब इसमें क्या, लेकिन अगर वो एआईएफ सोशल इंपैक्ट फंड है, वन ऑफ द टाइप्स ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, तो उसकी हर एक स्कीम में मिनिमम कॉर्पस कितना चाहिए? rather than 20 crore it is 5 crore, rather than 20 crore it is 5। लेकिन however each scheme of the social impact fund shall have a corpus of at least 5 crore। तो एक तो ये चीज नहीं ऐड हो गई, और ये पहले जो 25 करोड़ था उसकी जगह क्या हो गया? 20 करोड़ हो गया। 25 करोड़ की जगह क्या हो गया? 20 करोड़ हो गया। तो ये आप 25 की जगह ये 20 हो गया, और ये आपका नया सेंटेंस ऐड हो गया। सोशल इंपैक्ट फंड वाले केस में आपको मिनिमम कॉर्पस कितना चाहिए? rather than 25 करोड़ या 20 करोड़ चेंज हो गया, एंड इट शुड बी ओनली 5 करोड़, इट शुड बी ओनली 5 करोड़। और ऊपर जो आपका पॉइंट था कि साहब वो किसी से फंड रेज कर सकते हैं, उसमें हमने डाल दिया कि सोशल इंपैक्ट फंड भी किसी से फंड रेज कर सकता है, चाहे इंडियन, फॉरेनर, एनआरआई। कैसे? बाय इशूइंग इट्स यूनिट्स, एंड दोज यूनिट्स आर कॉल्ड सोशल यूनिट्स। ये दो, इसका मतलब रेगुलेशन 10 के और जो प्रोविजंस हैं ऑफ सेबी एआईएफ रेगुलेशन, वो एज इट इज हैं। सिर्फ 2 पॉइंट्स में चेंज आ गया। क्या कि पहला कि साहब एआईएफ फंड रेज कर सकती है बाय इशूइंग इट्स यूनिट टू एनी इन्वेस्टर विद इंडियन, फॉरेनर, एनआरआई। उसमें सोशल इंपैक्ट फंड भी कर सकती है किसी भी इन्वेस्टर से बाय इशूइंग द सोशल यूनिट। फिर आपको टोटल कॉर्पस ऑफ एवरी स्कीम ऑफ द एआईएफ कम से कम 25 करोड़ पहले था, अब क्या हो गया? 20 करोड़। और इसमें साथ में डाल दिया अगर वो एआईएफ इन द फॉर्म ऑफ सोशल इंपैक्ट फंड है, तो मिनिमम कॉर्पस ऑफ ईच स्कीम ऑफ सोशल इंपैक्ट फंड शुड बी 5 करोड़, शुड बी 5 करोड़। तो ये 2 पॉइंट्स में सोशल इंपैक्ट फंड, ये सब चीज। अच्छा, सोशल इंपैक्ट फंड भी अल्टीमेटली घूम फिर के रिलेट उसी जो रहा, वही सोशल स्टॉक एक्सचेंज, सोशल इंपैक्ट, उससे रिलेटेड चीजें हैं। अब
दो टर्म जो है सोशल इंपैक्ट फंड एंड सोशल यूनिट्स, उसको जब पढ़ते हैं, सोशल इंपैक्ट फंड मीन्स एन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, इट्स अ टाइप ऑफ एआईएफ विच इन्वेस्ट प्राइमरली, नाम से पता लगा कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो कंपनी हो, पार्टनरशिप फर्म हो, ट्रस्ट हो, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो सोशल वेलफेयर का काम कर रहे हैं, क्या उसमें पैसा लगाएंगे? तो ऐसे ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट होंगे, क्या बोलेंगे? सोशल इंपैक्ट फंड, जो समाज पे इंपैक्ट डाल रहे हैं, समाज में सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, बाय दे आर क्रिएटिंग एन इंपैक्ट ऑन द सोसाइटी। सोशल इंपैक्ट फंड मीन्स एन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड विच इन्वेस्ट प्राइमरली, कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? इन सिक्योरिटी, यूनिट्स और पार्टनरशिप इंटरेस्ट ऑफ सोशल वेंचर्स, मतलब जो सोशल वेंचर्स, सामाजिक काम के लिए जो वेंचर्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, बॉडी कॉर्पोरेट, और सिक्योरिटी ऑफ सोशल इंटरप्राइजेस, सोशल इंटरप्राइज हमने पहले पढ़ा था, एंड विच सेटिस्फाई द सोशल परफॉर्मेंस नॉर्म लेड डाउन बाय द फंड, मतलब हर एक फंड का एक सोशल परफॉर्मेंस नॉर्म्स होगा कि भाई हम कब मानेंगे कि हम सोशल परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो अगर कोई ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है और उसकी जो मेन इन्वेस्टमेंट है, मेजर पार्ट ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रही है? ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो आपको सोशल वेंचर्स हैं या सोशल इंटरप्राइजेज हैं, उनकी सिक्योरिटीज, उनकी पार्टनरशिप, मतलब उनमें पैसा आप लगा रहे हैं, देन दोज काइंड ऑफ फंड्स आर कॉल्ड एज द सोशल इंपैक्ट फंड, दैट काइंड ऑफ फंड्स आर कॉल्ड एज द, अच्छा मतलब इसका मतलब वो फंड जिसको भी फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा है, जिसको भी पैसा लगा रहा है, क्या अल्टीमेटली वो पैसा कहाँ यूज हो रहा है? इन डूइंग समथिंग विच हैज अ इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी, एंड दैट्स व्हाई दीज काइंड ऑफ फंड्स आर प्रोवाइडिंग द फाइनेंस टू सच ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर डूइंग something for the betterment of society, something for the social welfare, for the public welfare. That's why I consider these funds, these alternative investment funds, are ultimately helping in creating an impact on the society. That's why इस तरह के फंड को नाम किया सोशल इम्पैक्ट फंड। अच्छा, जो ये यूनिट इशू करते हैं और जिसके थ्रू फंड रेज करते हैं, ये तो आप पैसा लगा रहे हैं, दूसरे के ऑर्गेनाइजेशन में पैसा लगा रहे हैं, आउटफ्लो हो रहा है सोशल इम्पैक्ट फंड से, एंड वो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो सोशल वर्क कर रहे हैं, पब्लिक वेलफेयर, उनके में आप पैसा लगा रहे हैं। अब ये जो फंड रेज करता है, अभी जो हमने पढ़ा इन्वेस्टमेंट इन एआईएफ, इन्वेस्टमेंट इन एआईएफ ये था ना रेगुलेशन 10, तो पैसा, अच्छा इन्वेस्टमेंट ये था, कोई और पैसा लगा रहा है कहाँ पे? एआईएफ में, इसका ये फंड रेज कर रहे हैं। और कैसे रेज करते हैं? बाय इशूइंग द सोशल यूनिट। कैसे यूज करते हैं? बाय इशूइंग द सोशल यूनिट। तो सोशल यूनिट का मतलब क्या है? इसे सोशल यूनिट मीन्स यूनिट्स इशूड बाय सोशल इंपैक्ट फंड और स्कीम्स ऑफ, एक ही सोशल इंपैक्ट फंड की कई सारी स्कीम्स हो जाती है, और इशूड बाय स्कीम्स ऑफ सोशल इंपैक्ट फंड टू इन्वेस्टर्स, जिन इन्वेस्टर, जैसे मान लिया ये मान लिया एक सोशल इंपैक्ट फंड है, वन ऑफ द टाइप्स ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। एक तरफ ये पैसा ले रहे हैं इन्वेस्टर से, दैट इज इन्वेस्टमेंट इन एआईएफ सोशल इंपैक्ट फंड, और एक तरफ ये पैसा लगा रहे हैं, पैसा निकल रहा है यहां से, तो कहां लगा रहे हैं? ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस, कहां पैसे लगा रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर डूइंग द सोशल वेलफेयर वर्क एंड दे वर क्रिएटिंग द सोशल वेलफेयर वर्क एंड दे वर क्रिएटिंग इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो सोशल वेलफेयर वर्क कर रही है, जिससे समाज में एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है, इन ऑर्गेनाइजेशन को ये फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा है, तो इसलिए ये भी सोशल इम्पैक्ट फंड हो गया। ये भी तो अल्टीमेटली इसके बिना फंड्स की ये ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर पा रही, तो अल्टीमेटली कैन आई से दैट कि अल्टीमेटली ये ऑर्गेनाइजेशन सोशल वेलफेयर काम कर रही है, उनको ये पैसा फाइनेंस, उनकी सिक्योरिटी में पैसा लगा रहा है, या वो पार्टनरशिप है तो उसमें पार्टनर बन रहा है, समथिंग लाइक दैट, एंड दे वर क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट। तो जो सोसाइटी में इम्पैक्ट क्रिएट, उसमें ये भी हेल्प कर रहा है, ऐसा सोशल इम्पैक्ट फंड नाम पड़ा। अब ये जो फंड रेज करेगा इन्वेस्टर्स है, वो कोई भी इन्वेस्टर हो सकता है, इंडियन, फॉरेनर और एनआरआई, ठीक है। और ये हमने पढ़ा कि साहब ये एक पर्टिकुलर सोशल इम्पैक्ट फंड का आपको, और हर एक स्कीम ऑफ द सोशल मिनिमम कॉर्पस 5 करोड़ चाहिए, जो अदरवाइज जनरली एआईएफ का 20 करोड़ हमने पढ़ा। अब ये जो इन्वेस्टर से जो फंड रेज करेगा, तो अपनी यूनिट इशू करेगा, जो इन्वेस्टर परचेज करे, उन यूनिट्स को क्या बोल रहे हैं हम? सोशल यूनिट्स। क्या बोल रहे हैं? सोशल यूनिट्स। तो सोशल यूनिट्स की डेफिनेशन देखिए, मैं दोबारा पढ़ता हूं। सोशल यूनिट्स मींस यूनिट्स इशूड बाय सोशल इंपैक्ट फंड, उसने इशू किया, और इशूड बाय स्कीम्स ऑफ, एक ही सोशल इंपैक्ट फंड कई सारी स्कीम होती है, तो स्कीम्स के थ्रू जो यूनिट इशू हुए, किसको इशू? टू इन्वेस्टर। कैसे इन्वेस्टर हुए? एग्री टू रिसीव ओनली सोशल रिटर्न्स और बेनिफिट्स, मतलब ऐसे इन्वेस्टर जो इस बात के लिए तैयार है कि हमें सिर्फ सोशल रिटर्न चाहिए। सोशल रिटर्न क्या होता है? समाज में आपको रिस्पेक्ट मिलती है, लोग आपको रिकॉग्नाइज करते हैं, यू आर डूइंग, आपको क्या होता है? रिकॉग्निशन मिलता है, अवार्ड मिलते हैं, क्या वो सोशल बेनिफिट है, सोशल रिटर्न है? ये सुनो, तो ऐसे अच्छा नॉर्मली जब सोशल इंपैक्ट फंड है, तो ये पैसा कमाने के लिए थोड़ी काम कर रहे हैं, ये इनसे पैसा लेंगे और आगे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को पैसा प्रोवाइड करेंगे जो सोशल वेलफेयर काम कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली उससे कोई थोड़ी कि आप प्रॉफिट कमाने के लिए काम कर रहे हैं।
तो ऐसा इसका मतलब क्या है, इन ऑर्गेनाइजेशन का जहां ये पैसा लगा रहे हैं, इनका जो ऑब्जेक्टिव है, पर्पस है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव पर्पस वही है, और यहां पे जो पैसा लगा रहा है इसके यूनिट्स में, क्या उसका ऑब्जेक्टिव पर्पस भी सेम होना चाहिए। इसलिए देखिए, ऐसे इन्वेस्टर जो इस बात के लिए तैयार हैं, वह एग्रीड कि हम सिर्फ सोशल बेनिफिट लेंगे, सोशल पर आपको रिटर्न्स लेंगे, मतलब अवार्ड, रिकॉग्निशन, समथिंग लाइक दैट। यहाँ बेनिफिट और रिटर्न्स का मतलब वो नहीं है कि कोई कैश मिलेगा, ठीक है, लाइक अच्छा समाज में आपको इज्जत मिलती है, बुला के आपको रिकॉग्नाइज किया था कि समाज के लिए बहुत काम किया है, या अवार्ड दिया था, तो क्या ये अपने में सोशल बेनिफिट नहीं है, सोशल रिटर्न नहीं? यस। एंड नो फाइनेंशियल रिटर्न्स अगेंस्ट द, ये लिख दिया है, कोई आपने जो पैसा लगाया, कंट्रीब्यूशन लगाया यहाँ पे, वो पैसा यहाँ आ रहा है, तो उस पैसे के अगेंस्ट आपको फाइनेंशियल रिटर्न नहीं चाहते हैं, ठीक है, वो मिलेगा भी नहीं। एंड रादर खाली सोशल रिटर्न चाहते हैं, मतलब रिकॉग्निशन चाहते हैं, अवार्ड चाहते हैं। अब ऐसे ही आपको, एंड तो ऐसे हम इस यूनिट्स को फिर तुम बताओ, सोशल यूनिट्स मींस यूनिट्स इशूड बाय सोशल इंपैक्ट फंड और यूनिट्स इशूड बाय सम स्कीम ऑफ द सोशल इंपैक्ट फंड, ठीक है, किसको? टू इन्वेस्टर। विच काइंड ऑफ इन्वेस्टर? who have agreed to receive only social benefit or return, that is a recognition award, and no financial returns against their contribution। कल के दिन आप बोले कि हमने जितना पैसा यहाँ लगाया, जो यहाँ पे लग रहा है, उसके अगेंस्ट हमें फाइनेंशियल रिटर्न चाहिए, वो नहीं मिलेगा, उसके लिए वो पहले तैयार है, तभी आप यहाँ लगा रहे हैं। जो लोग तैयार नहीं, वो लगाएंगे नहीं, वो ऐसी सोशल इंपैक्ट फंड के यूनिट्स को परचेज ही नहीं करेंगे। एंड सच यूनिट्स इशूड बाय सोशल इंपैक्ट फंड which are purchased by the investor where they were agreed to get only social return and no financial return, then in that case those units issued by the social impact fund or schemes of social impact fund to the investor, जिन्होंने इस टर्म्स एंड कंडीशन में यूनिट्स में इन्वेस्ट किया कि हमें सिर्फ सोशल रिटर्न चाहिए, हमें कोई फाइनेंशियल रिटर्न नहीं चाहिए, those units issued by social impact fund are called as social units, called as the social, सब इंटर रिलेटेड चीजें उसके हिसाब से नाम पड़े, वो भी तो यूनिट्स हैं। एंड सोशल इंपैक्ट फंड इशू ही क्या करती हैं? सोशल यूनिट्स इशू करती हैं, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव पर्पस आपका पैसा कमाना नहीं है, आपको एक तरफ से ऐसे लोगों से पैसा इकट्ठा करना है जो समाज कल्याण के लिए काम करना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली उसी टर्म्स एंड कंडीशन में यूनिट्स परचेज करके पैसा दिया, उस यूनिट्स को हम सोशल यूनिट बोल रहे हैं, ये वो पैसे को आगे इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में लगाते हैं। तो अल्टीमेटली इसका ऑब्जेक्टिव, इसका सबका मैच कर रहा है, एंड दैट इज, तो इसको सोशल इंपैक्ट फंड नाम दे दिया, और ये जो यूनिट्स इशू करते हैं उसको सोशल यूनिट नाम दे दिया, ठीक है। और इसके लिए कुछ नॉर्म्स अलग कर दिए कि जैसे और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड किसी भी इन्वेस्टर से फंड रेज कर सकते हैं, इंडियन फॉरेन एनआरई भी कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे और कोई एआईएफ है, उसकी हर एक स्कीम में मिनिमम कॉर्पस 20 करोड़, जो पहले 25 करोड़ था, रिड्यूस होकर 20 करोड़ हो गया। लेकिन अगर वो एआईएफ इन द फॉर्म ऑफ सोशल इंपैक्ट फंड है, तो इसकी हर एक स्कीम का मिनिमम कॉर्पस रादर देन 20 करोड़, इट शुड बी 5 करोड़। एंड ये आपके प्रोविजंस रेगुलेशन 10 के, इसमें चेंजेस थोड़े बहुत आपको आगे, और मेनली ये ज्यादा रेलेवेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कॉर्पोरेट फंडिंग स्टूडेंट जो प्रोफेशनल के हैं। और जो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में जो लास्ट में मैंने बताया, ये आपको जो एग्जीक्यूटिव के जो स्टूडेंट्स है, सीएस एग्जीक्यूटिव के सिक्योरिटी लॉज एंड कैपिटल मार्केट पेपर के पॉइंट है, तो इतना ज्यादा डिटेल में आपके है नहीं, लेकिन मैंने थोड़ा बता दिया है। अगर घूम फिर के अगर देखा जाए, जितनी भी 1 घंटे मैंने डिस्कशन की है आज इस लेक्चर में, क्या सारी बातें घूम फिर के सोशल स्टॉक एक्सचेंज, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, देन फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइज, ये सुनो, जीरो कूपन, जीरो प्रिंसिपल, सब उसी से रिलेटेड चीजें आपको निकल के आ रही है। जीरो कूपन, सोशल एंटरप्राइज दोनों कलेक्टिवली बोलते हैं, दैट इज द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एज वेल फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइज। फिर वो कैसे कैसे फंड रेज करते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट इशू कर सकते हैं, फिर उनके ऊपर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट एलओडीआर रेगुलेशन में क्या दे रखे हैं, और फिर आपको लास्ट में कि साहब यहाँ पर भी इसका इम्पैक्ट आपको इफेक्ट आ गया इन द सेबी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड रेगुलेशन 2012। तो बाकी से आईसीडीआर रेगुलेशन के जो प्रोविजन में चेंजेस आए रिलेटिंग टू दीज थिंग्स, एंड एलओडीआर में जो चेंज आए, वो सबको करना है। एसएससीएम के बच्चे जो एग्जीक्यूटिव के एज वेल कॉर्पोरेट फंडिंग प्रोफेशनल के, लास्ट में जो इन्वेस्टमेंट एएफ, थोड़ा बहुत एएफ आपको एग्जीक्यूटिव में भी, लेकिन इतनी डिटेल में नहीं है, लेकिन प्रोफेशनल में कॉर्पोरेट फंडिंग में डिटेल में, तो मैंने सबके लिए बता दिया है। एंड सब लोग करते, कोई बहुत मेजर चीज नहीं। आपको भी एक चीज पता लगी, सोशल इंपैक्ट फंड एक नया टाइप का एआईएफ है, जो यूनिट इशू करता है उसको सोशल यूनिट बोलते हैं, और वो सारी बात, उसमें कॉर्पस की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, और जगह कम से कम 20 करोड़, जो पहले 25 करोड़ होती थी, इनमें कम से कम 5 करोड़ है। तो इस तरह से आपको पता लगा, ये भी और एआईएफ की तरफ फंड रेज कर सकते हैं बाय इशूइंग इशूइंग टू एनी इन्वेस्टर विद द इंडियन फॉरेनर और द एनआरए। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस एंटायर टॉपिक, जो चेंजेस अमेंडमेंट आए हैं रिलेटिंग टू बोथ सिक्योरिटी लॉज एंड कैपिटल मार्केट पेपर ऑफ एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम एज वेल एज कॉर्पोरेट फंडिंग पेपर ऑफ प्रोफेशनल प्रोग्राम। एंड मैंने आपको सारे, और कुछ चेंजेस नहीं है फॉर जून 2023 एग्जाम। और पिछले 6 महीनों में जो बताया, 1 जुलाई 2022 से लेके 31 दिसंबर 2022 तक सिर्फ यही चेंजेस आए हैं और कुछ नहीं। सब कुछ इंटर रिलेटेड, ये एक ही चीज से रिलेटेड है, इसलिए एक सेपरेट टॉपिक मैंने बना दिया।
तो बाकी सारे टॉपिक जैसे आप पढ़ते हैं वैसे पढ़िए, उसको छेड़ना नहीं है, अलग से पढ़ लेना है। इसके नोट्स भी मैं अपलोड करा दूंगा अभी हमारी वेबसाइट पे, यूट्यूब एंड ऑल दैट, और लेक्चर भी, एंड फ्री फॉर ऑल, कोई भी इसको डाउनलोड कर सकता है। तो आपको इसको सेपरेट पढ़ना है, बाकी टॉपिक के साथ कोई मिक्सिंग नहीं करनी। एंड दैट इज ऑल अबाउट द अमेंडमेंट्स फॉर जून 2023 एग्जाम। एंड इसके अलावा कुछ नहीं है। एंड थैंक यू ऑल, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, एंड थैंक यू।